ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं। तुम्हें मैंने कुछ डाटा को याद करने के लिए बोला था। सबसे पहले आंसर तुम खुद से देना। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद करने के लिए बोला था, 2 दिसंबर 1984। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। गैस कौन सा रिलीज हुआ था? एमआई। इसके अलावा मैंने आपको बोला था नेपा बनाया गया था, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब बनाया गया था? आप सभी को याद है, आंसर लिख सकते हो मैसेज बॉक्स में, जो आंसर बताइए 1986। इसके अलावा हमने बनाया था वाटर एक्ट। कब बनाया था? याद रख के जाना है, क्योंकि इन्वायरमेंटल वाले में डेटाबेस ज्यादा क्वेश्चन होंगे। है बहुत इजी कॉन्सेप्ट, एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चीजें याद रखना होगा, डेट खास करके। वाटर एक्ट 1974 किया था। इसके अलावा हमने एयर एक्ट किया था 1981, और उसमें हमने अमेंडमेंट किया था, चेंजेस बदलाव किए 1987 में। और इसमें साउंड को भी एज ए पॉल्यूटेंट माना गया, साउंड को भी एज ए पॉल्यूटेंट माना गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि सर CO2 को पॉल्यूटेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैंने आपको बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड को तो मानिए, CO2 को माने या ना माने आज क्लियर होगा। क्योंकि मैंने बोला था पॉल्यूटेंट होता क्या है, जिससे तुम्हें नुकसान हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें नुकसान हो। तो CO2 का अगर अमाउंट बढ़ेगा, CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। आप जानते हो ना, CO2 मेन है ग्रीन हाउस गैस, GHG, और CO2 मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमें ही नुकसान होगा, हमें ही नुकसान होगा। तो हमें इनडायरेक्टली नुकसान हो या डायरेक्टली नुकसान हो, उसे पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो CO2 इस अकॉर्डिंग हम लोग पॉल्यूटेंट मानेंगे, लेकिन जब हम ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब CO2 पे इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हमें हटाना ही कैसे। पॉल्यूशन तो पढ़ लिया, किसने कराया? पॉल्यूटेंट। जो पॉल्यूशन कराएगा उसे पॉल्यूटेंट कहेंगे। आज उसकी उपाय, कैसे पॉल्यूटेंट को हटाया जाए ना। तो पॉल्यूटेंट को हटाने के तरीके क्या है, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से है, क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉल्यूटेंट को कैसे हटाया जाए। तो पॉल्यूटेंट तो आपके पास दो तरह के, एक है आपका बच्चा पार्टिकुलेट मैटर, PM, जिसे आप SPM भी कहेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हवा में तैर रहे हैं, और ये बड़ा नुकसान। आपको पिछले क्लास में बताया था, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत हार्मफुल है, जिसका साइज या इक्वल टू 2.5 है, माइक्रोमीटर का है, वो हमारे हेल्थ के लिए बड़ा डेंजरस है ना। तो कैसे हटाए, इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट। एक होगा ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, जो फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट पे बेस्ड होगा, जो फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट पे बेस्ड होगा। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्क्रबर, स्क्रबर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दो कॉन्सेप्ट हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बस एनसीईआरटी में ये दो दे रखा है। ये दोनों के दोनों तुम घर में यूज नहीं करोगे, ये दोनों के दोनों तुम्हें घर में यूज नहीं करना है, इतना महंगा क्यों यूज करोगे। ये आपको इंडस्ट्री लेवल पे यूज करना होता है, इंडस्ट्री लेवल पे ना। एक कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो 99% पार्टिकुलेट मैटर को हटा देगा, PM को हटा देगा, SPM को हटा देगा, अच्छी चीज। स्क्रबर जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये SO2 को रिमूव कराने के लिए, गैस को रिमूव कराने के लिए, SO2 को रिमूव कराने के लिए। लेकिन कुछ बुकलेट आप पढ़ोगे तो SO2 के साथ साथ ये पार्टिकुलेट मैटर को भी हटाएगा। लेकिन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप केवल आंसर करके आइएगा, स्क्रबर किस लिए यूज होगा? SO2 को हटाने के लिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब बुकलेट पढ़िएगा तो दोनों वर्ड आएंगे, पार्टिकुलेट मैटर को भी हटाएगा। हम डिटेल से करेंगे। सर पार्टिकुलेट मैटर तो हटा दिया, सर गैस को कैसे हटाएंगे? कोई इंडस्ट्री है ना, थर्मल पावर प्लांट, SO2 रिलीज कर रहा है ना, तो सर गैस को कैसे हटाएं? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, NOx है सर, हाइड्रोकार्बन से कैसे हटाए सर, कैसे हटाए? तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको जला दो ना, ये अच्छे से जले नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छे से जल नहीं पाए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इनका कंबशन करा दीजिए, जला दीजिए अच्छे से। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिलीज हो रहा है,
तो उसे एक चैम्बर में भेज दीजिए, उसे अच्छे से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दीजिए, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो अच्छे से जल नहीं पाया है, तो अच्छे से जला दीजिए, N2 और O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो टेंशन नहीं। दूसरा, एक कंबशन के दो तरीके, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा हूं, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। कंबशन एक तरीका होता है, आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन सर ये एनसीईआरटी में है क्या? हाँ है, लेकिन ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में दे रखा है, अभी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी हम डिटेल से करेंगे। और एक तरीका होगा पायरोलिसिस, एक तरीका होगा पायरोलिसिस। सर दोनों में क्या डिफरेंसेस है? चलिए, इंसिनरेशन में हम लोग सॉलिड वेस्ट को, अभी गैस वेस्ट की बात नहीं कर रहे, जो सॉलिड वेस्ट है उनको हाई टेम्परेचर पे जला दिया जाता है, गला दिया जाता है। सिंपल, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे जला देना इंसिनरेशन, हाई टेम्परेचर पे बिना ऑक्सीजन का जलाना इट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। दोनों में ये डिफरेंस है। सर ये कहां पढ़ना है? इंसिनरेशन एनसीईआरटी का वर्ड है। देखो, जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, हो सकता है कि इस साल 2021 में तुम मेडिकल कॉलेज में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, तो हॉस्पिटल में पूछना क्या आपके पास में इंसिनरेशन होता है क्या? अगर बोलेगा नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है जहां इंसिनरेशन होता है, बोले बेकार है हॉस्पिटल है भाई, इसमें तो बैन लग जाएगा। अगर कोई हॉस्पिटल बोल दे कि मेरे पास में इंसिनरेटर नाम का मशीन नहीं है, इंसिनरेशन नहीं होता, तो बेटा बैन लग जाएगा उसको। बोले क्यों? जो हॉस्पिटल है, कहानी समझो, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कितने सारे कोरोना के मरीज होंगे, टाइफाइड के मरीज होंगे, HIV के मरीज होंगे ना, और उनके निडल्स, उनमें जो दवा यूज किया जा रहा है ना, जो मास्क यूज कर रहे, वो समझो कितना इन्फेक्टेड है। अगर हॉस्पिटल वाले सारे सॉलिड वेस्ट को यहां से उठाए, उनके इंजेक्शन को, निडल को उठाए, मास्क को उठाए और ले जा करके एक ग्राउंड में पटक दे, फेंक दे ना, नाले में फेंक दे या किसी ग्राउंड में फेंक दे, नदी में फेंक दे, समझो वहां से इंफेक्शन फैल सकता है। वहां तुम जाओगे ना, बच्चे खेलने जाएंगे, वहां ग्राउंड से इंफेक्शन फैल सकता है। इसलिए कभी भी हॉस्पिटल वाले जो भी वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होते, उनको फेंकते नहीं है, उनको डंप भी नहीं करते। वो क्या करते, एक मशीन लाते, महंगा मशीन होता है, इंसिनरेटर नाम है। इसमें जितने भी निडल्स है, जितने भी लोहे की इक्विपमेंट है, जो भी वेस्ट है, उसको हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं। कहा जाता है इतना ज्यादा टेम्परेचर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा कि बेटा लोहा भी गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरी तरह से, राख में, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे पूरी तरह से जला देना, राख में कन्वर्ट कर देना। तो ये किसी भी हॉस्पिटल में होना जरूरी है, अगर नहीं होगा बैन लग जाएगा उस हॉस्पिटल पे, होना भी चाहिए। अब कोरोना पेशेंट है 100, सारे का वेस्ट उठाया और नदी में फेंक दिया, उठाया ग्राउंड में फेंक दिया, तो फैल जाएगा भाई। टाइफाइड के मरीज है, निमोनिया के मरीज, कितने सारे HIV के मरीज है, तो बड़ा कबाड़ा उड़ जाएगा। इसलिए हम एक वर्ड यूज करेंगे इंसिनरेशन। हम आगे में भी पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंसिनरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और पायरोलिसिस में क्या बताया था, हाई टेम्परेचर पे जला दीजिए, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होना, पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर और क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन, लो टेम्परेचर पे स्टोर करना, क्रायोजेनिक इंजन, लो टेम्परेचर पे जो इंजन काम करेगा, क्रायोजेनिक। तो दो वर्ड याद कर लो, एक वर्ड आएगा पायरो और एक वर्ड आएगा क्रायो। क्रायो का मतलब होता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर और पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर ना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो चलो, मेरे में से ये चीजें तुम्हें क्लियर है, फटाफट हैंड रेस करो, हैंड रेस कीजिए। आप कैसे रेमेडी करेंगे? तो हम लोग अभी बात कर ले पार्टिकुलेट मैटर कैसे हटाएंगे। तो ये फिजिक्स है, मुझसे अच्छा आपको आता हो, मुझसे अच्छा आपको आना चाहिए ESP का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, ये थर्मल पावर प्लांट बड़े फैक्ट्री वाले लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। बहुत महंगा भी होता है और इसके लिए बहुत एनर्जी भी चाहिए, बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। सर ये होता गया ESP, चलो पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है, फिगर भी बना है, कुछ नहीं कर रहे।
ये आपका मैंने ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर मशीन बनाई। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का फिगर। यहां पास मैंने क्या किया, वायर लगा दिया। यहां हमने हाई वोल्टेज पे वायर लगा दिया। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर वायर लगाया और वायर में मैंने हाई वोल्टेज दिया, एवं 1000 वोल्ट। हाँ, हाई वोल्टेज पे रख दिया वायर। जब इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो ये वायर क्या करेगा, दे विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि आपने हाई वोल्टेज पे रखा है। तो ये चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन के गुच्छे, ये इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में देखिए, इस इलेक्ट्रॉन के जो गुच्छे हैं, बंच है, इसी को एनसीईआरटी ने नाम दिया है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, आपके एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, कोरोना डिस्चार्ज। इसका मतलब ये नहीं निकालना है डिस्चार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं, चार्ज तो ही है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। डिस्चार्ज कहने का मतलब है कि ये रिलीज हुई। तो जो इलेक्ट्रॉन के गुच्छे हैं उसी का नाम दिया गया कोरोना। इसे कोरोना वायरस से रिलेट नहीं करना, ये आपके एनसीईआरटी में बहुत पहले से, कोरोना वायरस तो नया है, ये एनसीईआरटी में तो 10 सालों से कोरोना ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। आ गया कोरोना क्या है तो लिख करके सर ऑप्शन मैच नहीं किया, नन ऑफ द एबव लगा दिया, वायरस नाम नहीं था। अरे भाई कोरोना यहां पर इलेक्ट्रॉन के बंच को कहा गया, बोले ठीक है। सेकेंड, हमने क्या किया, यहां से जो आपका डर्टी एयर है, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर में सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, और मेन है पार्टिकुलेट मैटर। ईएसपी किसके लिए काम करता है, पार्टिकुलेट मैटर, गैस के लिए। ये आपके पार्टिकुलेट मैटर, ये देखिए, ये पीला वाला येलो वाला, ये पार्टिकुलेट मैटर। धीरे धीरे आप पूरे डर्टी एयर को क्रॉस कराइए। तो जैसे ही डर्टी एयर को क्रॉस करेंगे तो जो पार्टिकुलेट मैटर, वो सॉलिड ही चीज है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो है। तो इस डस्ट पार्टिकल पे ये जो आपने लिखा है पार्टिकुलेट मैटर, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाकर के इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल थे ना, वो तो सॉलिड चीज थे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जाके उससे अटैच हो जाएगा। अब बताओ उस पर चार्ज कैसा हो गया। अगर पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। अब एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन पढ़े, यहां पर प्लेट बनाया गया, ध्यान से देखना, यहां पर लिखा है प्लेट, और इस प्लेट के अंदर में हमने पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट कैसा है, हमने प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ये जो प्लेट हमने लगाया है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स का अप्लाई कर दो भाई, डस्ट पार्टिकल जो पार्टिकुलेट मैटर, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, और जो प्लेट आपने मर्ज किया, उसमें अटैच किया, ग्राउंड किया ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज। अब धीरे धीरे पार्टिकुलेट मैटर जब क्रॉस करेगा, लेकिन स्लोली निकालिएगा, स्लोली ले जाइएगा, स्लोली जब पार्टिकुलेट मैटर क्रॉस करेगा तो जो आपने ग्राउंड किया है, जोड़ा है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर जाकर के इससे चिपक जाएगा ना। अब मुझे बताओ, अब जब डर्टी एयर जब बाहर निकलेगा, पॉल्यूटेड एयर निकलेगा, सल्फर के ऑक्साइड निकल जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएंगे, लेकिन बताइए क्या पार्टिकुलेट मैटर बाहर निकलेगा, वो तो प्लेट से जाके अटैच हो गया, वो प्लेट में जाके फंस गया। तो अब मुझे बताओ, कहा जाता है इस प्रोसेस से 99%, एनसीईआरटी का लाइन, 99% पार्टिकुलेट मैटर क्या हो जाएंगे, वो वही फंस जाएंगे। पार्टिकुलेट मैटर 99% तुम रोक सकते हो, हाँ जो एकदम छोटा पार्टिकल्स है वो चांसेस है यहां से रिलीज हो जाए, लेकिन 99% आप रोक सकते हो। तो मेरे उम्मीद से ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया। एक लाइन में फिर से बता देता हूं, आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में ऐसा एक फिगर बना है ईएसपी का। सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पास वायर लगा देना है हाई वोल्टेज पे,
जिससे ये अपने चारों तरफ क्या रिलीज करेगा बच्चा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गुच्छे, इलेक्ट्रॉन के गुच्छे, बंच, गुच्छे में जो है उसका नाम कोरोना डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कहने का मतलब वो डिस्चार्ज हुआ, रिलीज हुआ। डिस्चार्ज का मतलब नेगेटिव, ये मत मान लेना कि चार्ज थी। अब जैसे ही पार्टिकुलेट मैटर, जैसे ही पार्टिकुलेट मैटर यहां से क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन उससे चिपक जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जब ये प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से क्रॉस कराएंगे तो ये क्या होगा, जा करके 10 पार्टिकल नेगेटिव होने के चलते जाके चिपक गए। और यहां से जब वो रिलीज होगा, गैस को तो सारा रिलीज कर देगा, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर 99% ना, उसे हमने रोक लिया। अब बताओ किसे किसे ईएसपी समझ में आ गया, फटाफट हैंड रेस करो फटाफट। ये मुझसे अच्छा आपको आना चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री फिजिक्स है भाई, मुझसे अच्छा आपको आना चाहिए। ठीक है, मेरे में से किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ईएसपी का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब सेकंड एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में स्क्रबर, एनसीईआरटी का सेकंड एक है स्क्रबर। सर स्क्रबर किस लिए, फिर से मैं बोल देता हूं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्क्रबर SO2 को रिमूव करने में, लेकिन स्क्रबर पार्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव करता है। अब घर में यूज नहीं कीजिएगा, ये भी इंडस्ट्री लेवल की बात है, ये फैक्ट्री वाले इंडस्ट्री वाले लगाए। एनसीईआरटी में फिगर है, समझिएगा अच्छे से। एनसीईआरटी में फिगर है, और इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री का है। पहले फिजिक्स पढ़ा, अब केमिस्ट्री पढ़ो। एक सिंपल बात करता हूं, तुम्हारे घर के पास, बाहर खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, कोई गाड़ी आती है, बहुत धूल उड़ता है, रोड पे जाओ, बहुत धूल उड़ता है, 10 पार्टिकल है उसके अंदर, तुम क्या कैसे ठीक करोगे? तुम्हारे घर के पास में बहुत धूल उड़ता है, तुम कैसे ठीक करोगे? बोले सर बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, वाटर पाइप लाएंगे, पानी लाया ना, उसका छिड़काव कर, पानी का छिड़काव कर दिया। तो जो पानी का छिड़काव करेंगे उससे फायदा क्या? तो जो डस्ट पार्टिकल है वो सॉलिड थे, उसके ऊपर में पानी आके बैठ गया, वेट बढ़ गया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, भारी हो गया, और भारी होने से वो नीचे गिर गया। तो आप डस्ट से बच सकते हो। ये हर घर में यूज किया जाता है। शाम का टाइम होगा, तुम्हारे घर के छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी है, उसे यही बोला जाता है या तुम्हें बोला जाएगा जाकर के पानी छिड़क दो। कभी सोचा क्यों? डस्ट को हटाने के लिए। क्यों? डस्ट सॉलिड पार्ट है, उसके ऊपर में पानी का फव्वारा डाला, वेट बढ़ा, नीचे बैठ गया। इसी कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट लोग स्क्रबर कहेंगे। यानी स्क्रबर में बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, पानी का फव्वारा डालना है। एनसीईआरटी का फिगर देखिए, एनसीईआरटी का फिगर को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान से देखिए। स्क्रबर का फिगर बनाया गया है ऐसा, और कुछ नहीं करना है, जो तुमने घर में यूज किया ना, बस वही करना है। सर कैसे? आपको क्या करना है, यहां पास देखिए ये पाइप बना दीजिए, ये स्क्रबर मशीन है, यहां पाइप और यहां पानी के फव्वारे डाल दिए। ये पानी का फव्वारा है, ये देखो पानी का फव्वारा है, पानी का फव्वारा है, ठीक। हाँ, यहाँ वाटर डाला गया है, एनसीईआरटी पढ़िए, प्लस लाइन। अब लाइन क्या होता है, ये केमिस्ट्री तुम पढ़ते हो, मुझे नहीं मालूम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शायद कहते हैं, CaOH2, ठीक है सर, फायदा। चलिए भाई, इंडस्ट्री वाले रेडी हो जाइए, डर्टी एयर, गंदा एयर डालिए, डर्टी एयर डालिए, ठीक है, जिसके अंदर सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से पार्टिकुलेट मैटर गया, ध्यान से देखिए, पार्टिकुलेट मैटर ऊपर गया, नीचे से ऊपर गए। ऊपर से क्या पड़ रहा है भाई? पानी का फव्वारा पड़ रहा है, पानी, वाटर। तो वाटर का फव्वारा जब पड़ेगा तो क्या पार्टिकुलेट मैटर का वेट हेवी नहीं हो जाएगा? 10 पार्टिकल सॉलिड, उसके ऊपर पानी का फव्वारा, हेवी हो गया, और हेवी होने के चलते वो नीचे में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? अरे भार, ये नीचे से पार्टिकुलेट मैटर जरा, ऊपर से पानी का फव्वारा, भारी होने के चलते ये पार्टिकुलेट मैटर नीचे एक्यूमुलेट होने लगेंगे। ये पार्टिकुलेट मैटर यहां से तो रिमूव करा दिया,
अब जो बाहर निकलेगा एयर, पार्टिकुलर मैटर नहीं। सेकंड, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। यहां जब सल्फर ऑक्साइड आएगा, SO2 आएगा, आपने क्या डाला है बच्चा? लाइम वाटर। यहां या सल्फर डाइऑक्साइड और आपने पानी के साथ में कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड भी डाले, CaOH हॉल 2 डाला है। मुझसे बहुत अच्छा आपकी केमिस्ट्री ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड लाइम वाटर के कांटेक्ट में आया, तो क्या ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के प्रिसिपिटेट नहीं बन जाएंगे? CaSO4 प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नहीं बन जाएगा, प्लस वाटर वाटर रिलीज होगा, मेरी काम। प्रिसिपिटेट के फॉर्म में ये नीचे एक्यूमुलेट नहीं हो जाएंगे? तो सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है, लाइम वाटर से मिक्सअप हुआ, प्रिसिपिटेट बना, नीचे में एक्यूमुलेट होने लगा। तो ये अब क्या, जो एयर निकलेगा वो क्लीन एयर नहीं होगा। क्लीन एयर कहने का मतलब यहां सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होंगे, साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर भी नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में जाना जाता है स्क्रबर, जो आप घर में यूज करते हो डस्ट को हटाने के लिए। चलो बताओ, किसे किसे क्लियर हो गया? फटाफट बोलो, किसे किसे क्लियर हो गया स्क्रबर का कॉन्सेप्ट? फटाफट बोलो। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, आसान है। अरे मैंने बोला था ना, इकोलॉजी में दिमाग लगाओगे तो गलत होगा। दिमाग मत लगाओ, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 में सिखाना चाहिए था ये सब। क्लास 6 में सिखाना चाहिए था ये सब कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन को हटाने के लिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पॉल्यूशन को हटाने के लिए एक केस स्टडी पढ़े। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि केस स्टडी मतलब कि पॉल्यूशन हटाने के लिए कैसे हटाया गया, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए, क्या किया गया, तो केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ते। ये केस स्टडी उठाया गया दिल्ली का। दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली 1990s के आसपास, 1990 के आसपास, 1990 1990 के आसपास दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड था। बहुत पॉल्यूटेड था सर, कैसे? बहुत पॉल्यूटेड था सर, कैसे? उस टाइम एक सर्वे होता है, एनजीओ एक है जिसने एक सर्वे की, और सर्वे में उसने वर्ल्ड के टॉप 41 पॉल्यूटेड सिटी को रखा। सर्वे किया, उसमें 41 पूरे वर्ल्ड के पॉल्यूटेड सिटी को प्लेस किया, लिस्ट में जगह दी। उनमें से 4th नंबर पे आपका दिल्ली था। 4th नंबर पे आपका दिल्ली था। ये 1990s की कहानी। बीच में तो दिल्ली ने बहुत तरक्की कर ली, फर्स्ट पोजीशन भी आया, कई सालों तक तो फर्स्ट पे ही रहा। तरक्की है, दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड भी है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड भी है, पॉल्यूशन का अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई एम्स में जाना मत। हाँ, टॉप अप कर जाओगे डर से, एम्स चले जाओगे, बहुत दिक्कत है, बहुत। पिछले क्लास में बताया, वहां मिलेगा तुम्हें दिल्ली स्मॉग, बहुत नुकसान है। वहां तुम्हें मिलेगा क्या है भाई, पॉल्यूशन का हाई लेवल। हाँ, लेकिन ये 1990s की कहानी, 1990s की कहानी। लोग भी परेशान थे, लोग कंप्लेन करते थे गवर्नमेंट से कि भाई पॉल्यूशन बहुत बढ़िया है, अस्थमा का जिसे प्रॉब्लम है, हाँ, जिसे लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, दिल्ली में कितने लोग मर जाते हैं पॉल्यूशन से, किसी को नहीं मालूम ना। तो लोगों कंप्लेन करते गए, दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनती थी, तो वहां के लोगों ने PIL डाल दिया। सर ये क्या होता है सर? PIL डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। सर ये PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी आपको कुछ परेशानी है, बगल वाला पढ़ने नहीं दे रहा है, डीजे बजाता है रात भर, आपको पढ़ने नहीं देता है, तो आप जाकर के उसके अगेंस्ट में कोर्ट में PIL डाल सकते हो। हिंदी में से जनहित याचिका कहते हैं। कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगी, कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगी, यानी कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी काम हो रहा है PIL डाल। इसे अच्छे से समझना है तो एक मूवी देख लेना, जॉनी LLB, जिसमें अरशद वारसी है, उसने ये PIL का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया। हाँ, तो लोगों ने डाल दिया भाई पॉल्यूशन बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट आप कुछ कार्रवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हो गया बेचारा गुस्सा, गवर्नमेंट को बुलाया कि बोले क्या सुन रहे यार, बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है, रैंक पे रैंक तुम बना रहे हो। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, गवर्नमेंट को दिया गया 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, या तो दिल्ली से जितने भी
ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक, प्राइवेट नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि जितने बसेस हैं, जितने ऑटो रिक्शा है, उनको यहां से हटाना, दिल्ली से हटाओ। एक ऑप्शन ये, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं कार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टू व्हीलर बाइक की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसपे तुम हम चलते ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहां से हटाओ, क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल पे बेस्ड है, और ये जलने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन है, कि इनको सीएनजी में कन्वर्ट करो, इनको सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए, कुछ कीजिए भाई। पॉल्यूशन का लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल यूज हो रहा है, उसके बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, उसके बर्निंग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, भाई सब कबाड़ा उड़ा दिया तुमने। तो हटाओ भाई, सारी गाड़ियां हटाओ ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा मेजर स्टेप लिया, बड़ा इनोवेटिव स्टेप लिया, ये कहलाया 2002 की कहानी। 2002 में दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे जो डीजल और पेट्रोल से चलते थे, बसेस, ऑटो रिक्शा, सारे को बैन कर दिया। बोला भैया पेट्रोल डीजल तुम्हें चलाना है नहीं, तुम्हें सीएनजी से चलाना होगा, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से। और देखा गया 2002 में पॉल्यूशन का लेवल अचानक से डाउन हुआ, यानी ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन सीएनजी से फायदा क्या है? एनसीईआरटी पढ़ी, सीएनजी में मेनली होता है मीथेन गैस, इसमें कोई हाइड्रोकार्बन, सल्फर वल्फर है नहीं कि बर्न करेगा तो इतना। सबसे पहला चार फायदे सीएनजी से, चार बेनिफिट। पहला बेनिफिट, बर्न इफिशिएंटली, ये अच्छे से जलेगा, बर्न इफिशिएंटली, ये अच्छे से जलेगा। और अच्छे से अगर जलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड कम रिलीज होंगे। अच्छे से जलेगा तो ये पॉल्यूटेंट कम रिलीज करेगा, सल्फर के ऑक्साइड रिलीज नहीं होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज नहीं होंगे। अगर इफिशिएंसी के साथ अच्छे से अगर जला तो पॉल्यूटेंट भी तो कम रिलीज होंगे, चलो एक फायदा। दूसरा बहुत आसान, ये सस्ता है, सस्ता तो सेकेंडरी चीज है, सस्ता है। तीसरा, कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड, एनसीईआरटी का लाइन है, कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट नहीं कर सकते। पहले पेट्रोल था, उसमें डीजल मिला करके लोग बेच देते थे, ले बेटा और ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। फोर्थ, कैन नॉट सिफॉन, चोरी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में ये चार चीज है, फिर से बोल रहा हूं, इफिशिएंसी के साथ जलेगा तो पॉल्यूटेंट कम रिलीज करेगा, ठीक है, ये सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। तीसरा मैंने क्या बताया, ये एडल्ट्रेटेड नहीं कर सकते, इसमें मिलावट नहीं कर सकते। और चौथा, इसकी चोरी नहीं कर सकते। अब गैस का कैसे चोरी करो? तुम्हारे बाइक है, रात में पेट्रोल निकाल लिया 1 लीटर, अरे भाई गैस है तो गैस कैसे निकालोगे? तो कैन नॉट बी ना सिफॉन्ड मतलब चोरी करना। ये एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा हूं, तो पढ़ने के दौरान में ध्यान से देखना। सिफॉन्ड मतलब चोरी करना, एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट करना, सस्ता चिप ना, और इफिशिएंसी से जलेगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन प्रॉब्लम, तो सर गुवाहाटी में क्यों नहीं? अगर दिल्ली में सीएनजी लगा तो सर दिल्ली में पॉल्यूशन घट गया तो इंडिया के हर शहर में करा देते? नहीं, प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट का। बेटा ये गैस है, और गैस को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? भरोगे कहां? जैसे पेट्रोल स्टेशन होता है तो यहां पर कैसे स्टेशन बनाओगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सीएनजी जहां बस सीएनजी का स्टेशन है, मतलब दिल्ली जाओगे ना तो जहां पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, वही सीएनजी का भी होता है। लेकिन इनको पाइप से जोड़ना पड़ेगा, इनको आपस में पाइप से जोड़ना पड़ेगा, और इंडायरेक्टली मतलब लगातार सप्लाई बना हुआ होना चाहिए। एक जगह से चल रहा है, गैस को तुम पाइपलाइन से ही ला सकते हो। तो पूरे दिल्ली में बिछाना बड़ा मुश्किल काम था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बड़ा मुश्किल था। तो कहा जाता है 2002 के आसपास में सीएनजी गैस लेने के लिए लोगों को ना, बसेस को 8-8 घंटे रात भर वेट करना पड़ता था। अभी भी दिल्ली चले जाओगे ना तो कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा वेट करना पड़ता है सीएनजी गैस लेने के लिए। तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था, इसलिए इंडिया के हर शहर में, गुवाहाटी में थोड़ी नहीं, कानपुर में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, इंडिया के हर शहर में नहीं लाया गया सीएनजी। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है
कि हर शहर में लाया जाए, लेकिन उसके लिए वही प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड था तो वहां की गवर्नमेंट ने तो कर दी। तो मेरे मुझसे बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फटाफट बोलिए। सीएनजी की कहानी, केस स्टडी कुछ समझ में आया? सिफोन मतलब चोरी करना, एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट करना, चीप मतलब सस्ता, इफिशिएंटली मतलब अच्छे से चलना। चलिए ठीक है, अब देखो, ठीक है, ऐसा करता हूं मैं, अभी क्लासेस तो मैंने भूपेंद्र सर से बात की है, मैं क्लासेस कितने बजे तक लूंगा? 11:15 तक तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारी जॉलजी की क्लास होगी, क्योंकि आज टॉपिक बड़ा है, लंबा पढ़ाना है। तो मैं फिर से एक लिंक जनरेट करता हूँ, तुम्हें सेंड करता हूँ, फिर आगे में आधे घंटे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे यूरो नॉर्म, भारत स्टेज, ये सब पूरा चीज पढ़ना है, तो ये 5 मिनट में हो नहीं सकता। ठीक है, रेडी? तो मैं वापस से आपको एक लिंक जनरेट करके 1 मिनट में भेजता हूँ, वापस से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है।